बहुत समय है, जबकि डेथ डज नॉट कम बाय अपॉइंटमेंट। डेथ तो कभी भी आ जाएगी, उसका कोई समय नियत नहीं है। अब अगर हम इसको पूरे को समअप करें तो हम एक चीज देखते हैं कि हमारे देश में हम क्या करते हैं। हमारे देश में हम सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगे रहते हैं, धनार्जन में लगे रहते हैं, और उससे एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं, उससे इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, मूवेबल असेट्स करते हैं, एफडीआर होती हैं, शेयर्स होते हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचे कि अर्निंग वेल्थ जो है वो एंड ऑफ द गेम नहीं है। हमारी प्लानिंग ऐसी फाइनेंशियल होनी चाहिए कि हमारी ये जो अर्जित कर रहे हैं ये हमारे बाद में किसको और कैसे जाएगी। तो स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वेल्थ, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ वेल्थ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो, हमारी इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि अर्निंग वेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये वेल्थ जो है हमारे सक्सेसर्स को, हमारे लीगल एयर्स को, जिनको हम चाहते हैं उनके पास पहुंच जाए और उसका सदुपयोग हो सके। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का टॉपिक है हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल। ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है और जिसका आंसर हम सबको पता है। मुझे याद आता है आईआईए का एजीएम के अंदर मैंने ये टॉपिक पर 1 घंटे का अपना एक संबोधन दिया था क्लार्क्स आमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, और 200 लोग करीब उपस्थित थे उस वक्त। इसमें से 7 लोगों ने हाथ उठा के कहा था कि उन्होंने अपनी वसीयत की है। ये बात अलग है कि उसके बाद लोग मुझको कांटेक्ट करते रहे और बहुत से लोगों ने विल की। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार जब हमारी एजीएम हुई मसूरी के अंदर, तो एक सज्जन मुझसे आकर मिले, एक वरिष्ठ मेंबर थे, बोले आपने उस वक्त विल की मुझे सलाह दी और मेरा जीवन बच गया। मैंने विल करा ली पिताजी की, जिनकी बहुत जल्दी किसी वजह से मृत्यु हो गई, और घर में हारमोनी बनी रही और व्यापार मेरा ठीक चलता रहा, कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और कोविड 19 में जो समय मिला उसमें मैंने 4 घंटे प्रतिदिन स्टडी कर और करीब 400 पेज की एक किताब तैयार की है इसी विषय पर। तो मैं सोचता हूं कि इससे लोगों का, जिन लोगों को इसकी ज्ञान नहीं है उनमें कुछ जागरूकता आए और वो अपनी विल एग्जीक्यूट करें, ताकि उनका जीवन उनके बाद भी अच्छे रूप में उनके परिवार में चलता रहे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं चाहता हूं कि हर आदमी को मालूम हो। जैसे 66% जो डिस्प्यूट्स है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात कर रहा हूं, जिला न्यायालय में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में होते हैं, और आधे से ज्यादा डिस्प्यूट्स फैमिली मेंबर्स के अंदर होते हैं। हर आदमी जो है विल के नाम से चौंकता है। कभी किसी से मैंने ये प्रश्न पूछा होगा कि क्या आपने अपनी वसीयत की है, तो मुझसे पूछता है कि अरे भाई साहब आप मेरे मरने की कल्पना कर रहे हो। मरना सबको है, अगर विल आज कर दें तो कोई नुकसान नहीं है। इसी बात को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारे अनफाउंडेड फियर्स हैं हमारे अंदर, डर है कि जैसे हमने बेनिफिशियरी किसी आदमी को अपनी विल कर दी, किसी बच्चे को कर दी, किसी रिश्तेदार को कर दी, तो वो उसका ओनर हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि ये गलतफहमी है। एक विल मेकर के पास सारे राइट्स रहते हैं, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, एंजॉय कर सकता है, सेल कर सकता है, किराए पर उठा सकता है, या वो चाहे तो मृत्यु से पूर्व उसे किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। तो इसलिए किसी चीज की डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं साहब टाटा और बिरला तो है नहीं हम लोग, हमें विल करने की क्या आवश्यकता है। तो मैं टाटा बिरला की जगह आजकल बात करता हूं अंबानी और अडानी की। ये हम लोग अंबानी या अडानी नहीं है, ऐसा नहीं है। विल आम आदमी के लिए भी है। क्यों है और कैसे है, कौन कर सकता है, क्यों करनी चाहिए, इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो जब हम बात करते हैं विल की, वसीयत की, तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट की बात होती है, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, जीएसटी की बात होती है, सिर्फ जीएसटी एक्ट होता है। यहाँ विल के अंदर बहुत सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हैं। हिंदुस्तान में वैसे भी हजारों एक्ट्स हैं, बल्कि कुछ एक्ट तो जैसे आप इसमें देख रहे होंगे स्लाइड में 1872 के, हो सकता है इससे पहले के भी कुछ एक्ट हो। तो इसके अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 एक्टिव है, पूरी तरह एप्लीकेबल है। हिंदूज के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, जिसमें कुछ धाराएं उसकी सक्सेशन कैसे होता है वो इससे गवर्न होती है। इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, जो ये बताता है कि अगर हमें विल प्रूफ करनी होगी
तो कौन कौन सी इसके अंदर सेक्शंस हैं जिनकी मदद से हम इसको प्रूव कर सकते हैं? जब हम फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट या फैमिली एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल हो जाता है। और जो अगर हमारे को जिस तरह से हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसी तरह पर्सनल लॉज जो है मोहम्मडन्स के लिए कुछ एप्लीकेबल होती है, कुछ क्रिश्चियंस के लिए होती है, कुछ पारसीज के लिए होती है। सबके लिए अलग अलग एक्ट, सबके लिए अलग अलग जो है कानून है। यहाँ हम जो बात आज कर रहे हैं वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जब हिंदू की बात करते हैं तो हिंदूज के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? हिंदूज के अंदर इंक्लूडेड है जैन्स, हिंदूज के अंदर इंक्लूडेड है सिख्स, और हिंदूज के अंदर इंक्लूडेड है बुद्धिस्ट। ये सब लोग हिंदू में इंक्लूडेड है। तो जब भी हम शब्द हिंदू इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मतलब होता है जैन भी उसमें शामिल है, सिख भी शामिल है और बुद्धिस्ट शामिल है। मोटी तौर पर मोहम्मडन्स को छोड़कर, पारसीज को छोड़कर और क्रिश्चियंस को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो सब लोग शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ विल। विल क्या है? विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो वॉलंटरीली, सबसे बड़ी बात है वॉलंटरीली, अपनी स्वीट विल से, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वेच्छा से इसको हमने, एक कोई भी एडल्ट का मतलब 18 साल का आदमी एक साउंड माइंड में, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति हो, वो साउंड माइंड है, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि किस तरह उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी, बाकी लोगों की प्रॉपर्टी नहीं, उसके परिवार की प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी जो उसको बिलोंग करती है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह मैनेज किया जाएगा उसकी डेथ के बाद। जब तक उसकी डेथ नहीं होती वो उसका जो है अकेला मालिक होता है और जैसे वो चाहे तैसे उसको उससे फ्रूट्स ले सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, जिस तरह एक मालिक करता है। तो अगर हम देखें विल की आवश्यकता क्या है, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो सक्सेसर्स हैं उनको आपको प्रॉपर्टीज देनी है तो विल की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उनकी आवश्यकता फिर भी रहती है, उस बात पर हम आगे आएंगे। लेकिन विल एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जो नेचुरल सक्सेशन है उस पर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, उस पर एक रुकावट है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी मर्जी के नेचुरल एयर चूज कर सकते हैं, जो अपने एयर चूज कर सकते हैं, अपने बेनिफिशियरीज चूज कर सकते हैं अदर देन द नेचुरल एयर। दूसरी बात है कि हम किसको ज्यादा दें या किसको कम दें, ये हमारे ऊपर, हमारे ऑप्शन पे रहता है, जबकि सक्सेशन एक्ट के अंदर हमारे ऊपर कोई पावर नहीं होती है। विल हमेशा रिवोकेबल होती है। एक विल हमने आज एग्जीक्यूट की, कल हमारा मन नहीं उससे भरता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, हमारी फैमिली के अंदर कुछ जुड़ाव होता है, कुछ घटाव होता है, तो हम अपनी विल को चेंज कर सकते हैं। और विल हमेशा जो है टेक इफेक्ट करती है आफ्टर द डेथ ऑफ द विल मेकर, तब तक वो उसका तन्हा मालिक रहता है। अब हम कुछ वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं जबकि हम विल की बात करते हैं। एक वर्ड है टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब होता है विल मेकर। और जब हम फीमेल की बात करते हैं तो उस जगह हम टेस्टेट्रिक्स यूज करते हैं। लीगेटी या बेनिफिशियरी की बात करते हैं तो जिसको बेनिफिट मिलता है, जिसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है विल में, जिसको कोई राइट मिलता है विल में, वो लीगेटी या बेनिफिशियरी कहलाता है। लीगेसी वो हो गई जो विल के द्वारा हमें कोई बेनिफिट मिलता है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो कि एक टेस्टेटर विल मेकर अपॉइंट करता है जिससे उसकी विल को पूर्णता दी जा सके, उसको इनफोर्स लाया जा सके। और अटेस्टेशन होता है जो विल पर जो विटनेसेस होते हैं, जो विटनेस करते हैं, उन्हें अटेस्टिंग विटनेस कहते हैं और उनके इस कार्य करने को अटेस्टेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक नियुक्त कर सकता है स्टेट को मैनेज करने के लिए, जबकि एग्जीक्यूटर तैयार नहीं होता है एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोबेट एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द विल होती है जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है। कॉडिसिल एक छोटा विल है जिसके अंदर कुछ पार्ट उसका नया ऐड करना हो तो कभी भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन इसमें दोनों चीज साथ में रीड कर जाती है, ओरिजिनल विल और उसका कॉडिसिल। सक्सेशन सर्टिफिकेट, जहां विल नहीं होती है वहां हमको अप्लाई करना होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। कोर्ट उसके अंदर बताता है कि कौन आपकी सक्सेसर्स हैं, लेकिन अगर आपकी विल है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि क्या आवश्यकता है विल की। सबसे पहले तो जो हमारी एस्टेट है उसका हम चाहते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसके लिए हमें एक वसीयत की आवश्यकता है। इसका प्रोसीजर बहुत कम खर्चीला, बहुत सिंपल है और विल कभी भी बदली जा सकती है, कभी भी पुरानी विल को रिवोक किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और टेस्टेटर उसका मालिक रहता है अपनी आखिरी सांस तक। और बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कोई पैसा चैरिटी में देना चाहता हूं,
कोई पैसा अपने नौकर को देना चाहता हूँ, कोई पैसा अपने दोस्त को देना चाहता हूँ, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेसर नॉर्मल सक्सेशन में उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए विल करने से हम अपने किसी नियर रिलेटिव को, किसी गरीब को, किसी नौकर को, किसी सेवक को, किसी दोस्त को, चैरिटी में, किसी स्कूल को, किसी भी चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को देना चाहते हैं तो बिना विल के हम नहीं दे सकते। और जब नॉर्मल सक्सेशन आता है, जब हम विल नहीं करते हैं, तो कहा जाता है द पर्सन डाइज इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ विल। तो इस विल के द्वारा हम चैरिटी में भी चैरिटी में भी इसका प्रोविजन कर सकते हैं। अगर हम कोई विल नहीं करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो अगर कोई आदमी विल नहीं करता है तो उसे कहा जाता है कि वो इंटेस्टेट मर गया। और पर्सनल लॉज सक्सेशन के एप्लीकेबल होते हैं। हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख्स के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, और बाकी लोगों के लिए अपने उनके पर्सनल लॉज, मोहम्मडन्स के, पारसीस के और क्रिश्चियंस के उनके पर्सनल लॉज होते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर कुछ आश्चर्यजनक तथ्य आ रहे हैं जिनमें मैं बता रहा हूं सक्सेशन कैसा होता है। तो क्लास 1 जनरली क्लास 1 होता है, क्योंकि जिन लोगों ने शादी की है, बच्चे हैं, उनके लिए क्लास 1 ही जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट का अप्लाई करता है। अगर किसी ने शादी नहीं की है या उसके बीवी या बच्चे नहीं है तो क्लास 2 सक्सेसर आते हैं। उसके बाद क्लास 2 के बाद क्लास 3 और क्लास 4। ये कहीं ना कहीं सक्सेशन में उसकी प्रॉपर्टी को जाना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो बच्चे होते हैं वो आज तक इंक्लूडेड है उसके अंदर। जैसा अभी हम एक नया चार्ट देखेंगे अगले पेज पे, तो उसके अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट में आदमी की बच्चे भी इंक्लूडेड है। अभी तक ये डेफिनेशन थी कि जो बच्चे उसके लेजिटिमेट हैं वही उसके बच्चे हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रोज एक नए लॉ इवॉल्विंग है और नए नए जजमेंट्स देती है। जैसे उन्होंने गे मैरिजेस को जो है वैलिडिटी दे दी, इसी तरह से उन्होंने ट्रिपल तलाक को वैलिडिटी दे दी, या उन्होंने और बहुत सारे राइट्स तो उन्होंने क्या किया, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को भी उन्होंने सैंक्टिटी दे दी। तो उन्होंने 2011 में ये रेवानी सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन के केस में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि बच्चों का क्या दोष है, बच्चों को जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं उनका क्या दोष है। दोष माँ बाप का हो सकता है जिन्होंने कोई गलती की हो, लेकिन उन बच्चों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो अब आज जैसे कानून है उसमें इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को हक है। तो अगर आप विल में नहीं चाहते हैं कि इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को हक हो तो आप सक्सेशन पे नहीं जा सकते। और भी बहुत से कारण हैं जो सक्सेशन में जाने से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसमें कुछ कहानियां हैं जिनसे आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम विल नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या गुजरती है, किस तरह से लोगों को समस्याएं आती हैं। पहला एक किस्सा, एक रियल कहानी है। एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक बहुत व्यापार किया और उसके बच्चे दोनों जो है अमेरिका में सेटल हो गए थे। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बड़े बड़े पैसे, ठीक उनका अपना घर गृहस्थी चल रही थी। उसने अपने काम को छोड़ा, अपने व्यापार को बेचा, पैसा इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी कोठी बनाई जिसमें हस्बैंड वाइफ बहुत चैन से रहते थे। नौकर चाकर रखे, मैस्योर्स रखे, मसाज करवाते थे, खूब आराम से रहते थे, पार्टियां करते थे। विल करने की किसी को याद नहीं रहती है, उन्हें भी याद नहीं थी। एक रात सडनली उन सज्जन का देहांत हो गया। उनके बच्चों को पता लगा, वो अमेरिका से दौड़े आए। 13 दिन की जगह जल्दी 10 दिन के अंदर 13वीं हो गई। और 13वीं होने के बाद बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि इतनी बड़ी कोठी है, 1/3 हिस्सा मेरा है, 1/3 हिस्सा मेरे छोटे भाई का है और 1/3 हिस्सा तुम्हारा है। तो अगर तुम अपना 1/3 हिस्सा रखना चाहती हो तो रखो, वरना कहीं एक जगह फ्लैट ले लो जहां तुम रह सकती हो, हमें तो अपना 1/3 हिस्सा बेचना है। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन लालच बहुत बड़ी विपत्ति लाता है। उन्होंने तुरंत जो है कहा कि नहीं, तुम अगर नहीं राजी हो तो हम अपने हिस्से बेच जाते हैं। रिजल्टिंगली वो कोठी बिक गई, वो ऐश आराम खत्म हो गया। 1/3 पैसे बच्चों के पास पहुंचकर 1/3 में उन्होंने अपनी कुछ FDR बनाई जीवन यापन के लिए और एक फ्लैट जो है लेकर रहने लगी। तो ये अगर उन्होंने एक विल की होती, विल कितनी प्रकार की है मैं आगे आऊंगा, कौन सी विल उन्हें करनी चाहिए थी ये भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने विल नहीं की तो कितनी बड़ी समस्या के अंदर आई। एक लाइव एग्जाम्पल है जहां की एक आदमी की एक वाइफ और एक लड़का और एक लड़की थी।
जो घर का मुखिया था उसकी डेथ हो गई, तो उसकी वाइफ और उसके बेटा और बेटी, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार एक तिहाई तीनों पे हिस्सा आया। लड़की ने कहा कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे पिताजी ने शादी में बहुत खर्च किया है, मुझे इसके बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके हस्बैंड में लालच जागृत हो गया, तो उनमें बहुत झगड़ा हुआ। एक दिन लड़की ने आकर रिलिंक्विशमेंट डीड अपने भाई के फेवर में कर दी। इस बात पर डाइवोर्स की नौबत आ गई। लोगों ने समझाया, बड़ी मुश्किल से जीवन उनका दोबारा से पटरी पर आया। तो ये इसलिए कि उनके पिता ने जरूरत नहीं समझी, जैसे हम लोग आज जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि हम विल करें। वो कहते हैं हमारी उम्र अभी क्या हुई है। तो ये रियल टाइम स्टोरीज अगर हम देखते हैं तो हमको मालूम पड़ता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के साथ आपको बताता हूं। ये है जबकि कोई एक आदमी मरता है तो 4 लोगों को उसकी एस्टेट जाती है, उसके वाइफ को, उसके बेटों को, उसके डॉटर्स को, और बराबर का हिस्सा उसकी मां को जाता है। उसके पिता को कोई हिस्सा नहीं मिलता। बहुत कम लोग जानते हैं कि किसी के मरने के बाद उसकी मां को भी हिस्सा मिलता है। ये हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार है, जहां मां के बहुत ऋण होते हैं, तो ये सोचा गया कि क्यों ना मां को हिस्सा दिया जाए। अब मां के पास हिस्सा पहुंच गया और मां की थोड़े दिन बाद डेथ हो गई और उसने कोई विल नहीं किए, तो जो बाकी भाई हैं, जो डिसीज था, जो घर का मुखिया था, उसके मान लीजिए 3 भाई हैं, तो उनके पास भी हिस्सा पहुंच जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों से आपकी बातचीत नहीं है, व्यापारिक झगड़ा है, मनमुटाव है, या जिनको आपके पैसे को आप देना नहीं चाहते थे, उन पर भी ये पैसा पहुंच जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज पहुंच जाती है और घर की जो है बहुत सारी से दुर्दशा होती है। तो ये चीज, ये फैक्ट कि मदर के पास जाता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसलिए मैं ऐसे केसेस के अंदर हम लोगों को ये समझते हुए हमको इसीलिए जरूर अपनी विल करनी चाहिए, और अगर हम विल नहीं करेंगे तो हमारी हार्ड अर्न प्रॉपर्टी, हार्ड अर्न मनी कुछ ऐसे लोगों पर पहुंच जाएगा जिनको हम नहीं चाहते। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि हमें विल करने की क्या जरूरत है। हम जब बैंक अकाउंट खोलते हैं, एफडीआर बनवाते हैं, कोई सोसाइटी में या यूपीएसआईडीसी से प्लॉट खरीदते हैं, या आवास विकास परिषद से कोई प्लॉट अलॉट कराते हैं घर के लिए, या तो वहां एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, हम एक नॉमिनेशन फॉर्म भर देते हैं और नॉमिनेशन के अनुसार उसको जो है क्या कहते हैं, चीज मेरे हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है। जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ जो है एक कस्टोडियन होता है, वो ओनर नहीं होता है। ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए कि वो पैसा एक कस्टोडियन की तरह से एलआईसी आपको दे देती है, आपका बैंक मैनेजर देता है, क्योंकि अगर आप नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो वो आपसे सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे, प्रोबेट मांगेंगे, कॉपी ऑफ विल मांगेंगे। अनरजिस्टर्ड होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं देंगे, रजिस्टर्ड होगी तो शायद वो समझ लें बैंक मैनेजर की खुशामद करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये हम नॉमिनेशन कर देते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन नॉमिनी सिर्फ एक केयर टेकर होता है प्रॉपर्टी को, और उसकी ये ड्यूटी है कि वो लीगली हैंड ओवर कर दे जो भी एस्टेट है उनके सक्सेसर्स को या लीगेटीज को। अगर विल की हुई है तो लीगेटीज को, और विल ने की है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो जो सक्सेसर्स है उनको वो उस प्रॉपर्टी को बांट दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को कंसिडर कई बार किया, लेकिन उसके बावजूद ये भ्रांति बनी हुई है। क्योंकि जैसा इसके अंदर मैं बता रहा हूं, उषा रंजन भट्टाचार्य का 1997 में केस आया और इंदु रानी वाही का 2016 में, दोनों केस सुप्रीम कोर्ट गए। दोनों वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस थे, जहां कुछ फ्लैट्स उनको अलॉट हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो है, चूंकि वो एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट है और रूल्स में लिखा हुआ है, लिहाजा शेयर ट्रांसफर कर दीजिए नॉमिनी को और पोजेशन दे दीजिए नॉमिनी को। एक लाइन में उन्होंने बाद में लिख दिया कि अगर कोई लीगल सक्सेसर सेटिस्फाइड ना हो तो वो लीगल रिकोर्स अपना ले ले। तो इसका लोगों ने इससे ये एक अर्थ निकाला कि इसका मतलब है कि नॉमिनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, नॉमिनी को बिक्वेस्ट से ज्यादा, सक्सेशन से ज्यादा कुछ राइट्स प्राप्त है। ऐसा पहले हाई कोर्ट्स ने भी कहा था। एलआईसी की सेक्शन 37 के अंदर कहा गया कि इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट पर या किसी भी पर्सनल लॉ पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ शब्दों में 1984 में सरबती देवी के केस में बिल्कुल साफ कर दिया था
कि नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन होता है, वो मालिक नहीं होता, और मालिक सक्सेसर होते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट या पर्सनल लॉ के अनुसार जो भी है, या जो ओगलन विल की हुई है, तो जो भी उनके लीगेटीज हैं, बेनिफिशियरीज हैं, वही मालिक होते हैं। तो जब अगर आपको नॉमिनेशन सिर्फ एक टेम्परेरी फायदा देता है, असली मालिक हमें बिक्वेस्ट से बनते हैं, इसलिए ये आपसे अपेक्षित है कि आपको अपनी विल करनी चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि विल कौन कर सकता है? हर आदमी जो एडल्ट है वो विल कर सकता है, अर्थात जो माइनर है 18 साल से कम है, वो अपनी विल नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके अंदर टेस्टामेंट्री कैपेसिटी होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, किसके फेवर में कर रहा हूं, कौन सी चीज किसको दे रहा हूं, उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके अंदर साउंड डिस्पोजिंग माइंड होना चाहिए, जस्ट सोच सके, राइट डिसीजन ले सके, क्योंकि अगर उसका साउंड माइंड ही नहीं होगा तो राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसको विल की कंटेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं ये विल कर रहा हूं, इससे ये सामान इस पर जा रहा है, ये चीज इस पर जा रही है, वो समझना चाहिए। उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई कोअर्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि तुम्हें इसको देना ही देना है, कोई बच्चा उससे लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, धमकी दे रहा हो। एक पागल आदमी भी विल कर सकता है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स उसके ऐसे आते हैं लाइफ में मेडिकली, जबकि वो सेन हो जाता है, इंसेनिटी से सेनिटी पर चला जाता है। जिस पीरियड में वो सेन है और डॉक्टर सर्टिफाई कर दे कि ये पर्सन जो इंसेन यूजुअली है इस वक्त सेन है, तो वो उस वक्त भी अगर विल करता है तो वो वैलिड है। कोई आदमी जिसको हियरिंग, जिसको बोला नहीं जा रहा, सुना नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा, वो भी एक विल कर सकता है। बस एक कंडीशन है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। फॉरेनर्स भी अपनी विल कर सकते हैं, कन्विक्ट्स जो हैं, जो जेलों में बंद हैं, वो भी अपनी विल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज जो हम कंपनीज हैं हमारी, जहां हम जो जिसको हम ओनर समझते हैं, वो कंपनीज कोई विल नहीं कर सकती, ना कोई डायरेक्टरशिप के बारे में विल कर सकता है, अपने शेयर्स विल किए जा सकते हैं। इसी तरह कोई भी आदमी जो इंटॉक्सिकेटेड है इस लेवल तक कि वो समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, वो एक वैलिड विल नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग विल नहीं कर सकते, बाकी सब लोग विल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि विल कब करनी चाहिए? मैं तो कहता हूं आज करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं कि हमको विल तुरंत करनी चाहिए। जैसे कोई आदमी शादी करता है या दूसरी शादी करता है, या किसी के स्पाउस की डेथ हो जाती है, या कहीं डाइवोर्स या रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन होता है, कुछ बच्चे पैदा होते हैं, या कोई लोग काम पर 5 साल की किसी वर्क के लिए चले जाते हैं, नाइजीरिया, नाम्बिया, कहीं जाकर काम करने लगते हैं, या बहुत लंबी ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं, तो चूंकि रिस्क इन्वॉल्व रहती है इसलिए वो विल कर जाए। कोई अगर डोनेशन देना चाहता है चैरिटी में, तब भी उसे विल करनी चाहिए। तब उसको विल कब करनी चाहिए इसके बारे में हम आगे आएंगे, लेकिन उसको भी विल करनी चाहिए कि मुझे चैरिटी देनी है इसलिए मुझे विल करना है। एडवांस कर रही है एज तो हर एडवांस कर रही है, 40 साल वाला 41 में जा रहा है, 60 वाला 61 में जा रहा है, तो उस एडवांसिंग एज के साथ उसे करनी चाहिए। उसके लीगल एयर की अगर डेथ हुई है तो भी उसे करनी चाहिए, वो सीरियसली इल है तब भी उसे करनी चाहिए, उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है तो भी उसे करनी चाहिए। डेथ अपॉइंटमेंट के साथ नहीं आती, आपको समय देती नहीं है, इसलिए आपको अर्लीस्ट कर लेने चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज आप विल करते हैं और कल आप सोचते हैं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का प्रोसीजर बहुत सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको विल जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, और अगर आपको समय के साथ चेंजेस लगे तो आप चेंज करके नई विल कर सकते हैं, पुरानी को रिवोक कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब आप कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो विल में इंक्लूड कर सकते हैं? हर वो प्रॉपर्टी जिसके आप मालिक हैं, जिसको आप ओन करते हैं, जिसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, आप मैनेज कर रहे हैं आज उसे, तो आप उसको नहीं विल कर सकते। आप कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप अपना हिस्से की विल कर सकते हैं, टोटल प्रॉपर्टी की विल नहीं कर सकते। आपके पास शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, डिवेंचर्स हो, एफडीआर हो, पीपीएफ हो, आपकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, एलएलपी हो, आपकी रॉयल्टी है, किताबों से आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, गुडविल है, पेटेंट है, आर्ट वर्क है, आपकी फर्नीचर, किताबें, प्रेशियस मेटल, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर लैंड, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो भी आपके पास है वो आप विल कर सकते हैं। आपकी एचयूएफ की किसी प्रॉपर्टी के जिसके आप करता है आप विल नहीं कर सकते।
अब एक समस्या आती है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके बारे में अभी भी बहुत विवाद है और बहुत स्टडी की जरूरत है, केस टू केस। क्योंकि इसमें कुछ कोर्ट्स ने कहा है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको विल से मिलती है जिसका डिवीजन हो गया है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है और उसको विल में इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वो फैक्ट्स ऑफ द केस पर डिपेंडेंट है और इसमें बहुत सारे चीजों को देखना है। बेनिफिशियरी आपके विल का कौन हो सकता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा मैं आपकी विल का बेनिफिशियरी हो सकता हूं। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं, आउटसाइडर हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आप अपने स्कूल के लिए भी विल कर सकते हैं, किसी प्राइवेट पब्लिक ट्रस्ट के लिए कर सकते हैं, किसी टेम्पल के लिए कर सकते हैं, किसी रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट में दे सकते हैं, आप हिंदू डेटी को दे सकते हैं, माइनर को दे सकते हैं, एक किसी पागल को भी दे सकते हैं। लेकिन इन तीनों केसेस के अंदर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर गया जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सके उनके लिए। एक चीज याद रखनी है, जब भी हम कोई विल करते हैं और कोई बेनिफिशियरी चूज करते हैं तो उसको विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस उसको या उसके स्पाउस को नहीं बनाना है। ऐसा करने से सेक्शन 67 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो विल तो वैलिड हो जाती है, लेकिन बिक्वेस्ट आपको जो मिलना है वो वॉइड हो जाता है। तो विल बाकी लोगों को तो जो उसके अंदर बेनिफिशियरीज है उनको तो उनकी लीगेटिव जो है उनको अपना सामान मिल जाता है, उनको प्रॉपर्टीज मिल जाती है, आपको कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये याद रखना है कि जो भी हमारा अटेस्टिंग विटनेस हो वो बेनिफिशियरी या स्पाउस उसका नहीं हो। अब विल्स कितने प्रकार की होती है? दो तरह की विल होती है मेन, प्रिविलेज्ड विल, अनप्रिविलेज्ड विल। विल जो सोल्जर्स जो वॉरफेयर में गए हुए हैं या मैरिनर्स जो सी पर गए हुए हैं वो प्रिविलेज्ड विल है, और बाकी जितनी भी विल है वो अनप्रिविलेज्ड विल है, अदर देन प्रिविलेज्ड विल। अगर ओरल विल की बात करें तो सिर्फ प्रिविलेज्ड विल, इसका मतलब ये सोल्जर्स इन एक्चुअल वॉरफेयर और मैरिनर्स एट सी वो ओरल विल कर सकते हैं। अब आती है म्यूचुअल और रेसिप्रोकल विल। ये बड़ी अच्छी विल है, जो ओल्डर पीपल है उनको करनी चाहिए कि हम दोनों में से जो भी जीवित रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी दूसरे आदमी की है, मरने वाले की है, वो उसकी स्पाउस में चली जाएगी, चाहे हस्बैंड की वाइफ में जाए या वाइफ की हस्बैंड में जाए, ताकि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। इस तरह अगर जिस आदमी ने दिल्ली के अंदर वो जो कोठी बनाई थी और जिसके बच्चों ने उसकी वन थर्ड शेयर ले लिया, उसने अगर म्यूचुअल या रेसिप्रोकल विल की होती तो उसमें लिखा होता कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी वाइफ को जाएगी, और वाइफ लिखती कि मेरे हस्बैंड को जाएगी, तो वो वाइफ आज भी उस कोठी में रह रही होती। एक जॉइंट विल होती है जो जॉइंट ओनर्स हैं, हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर एक जो है कोठी खरीदी, एक मकान खरीदा, व्यापार साथ कर रहे हैं, तो एक जॉइंट विल कर सकते हैं। कंटिंजेंट कंडीशनल विल होती है कि किसी कंडीशन के पूरे होने पर इस आदमी को ये लीगेसी प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट एक रेस्ट्रिक्टेड एस्टेट होती है जो होल्डर को कहती है कि तुम इसको जीवन भर रह सकते हो। जैसे हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, रेजिडेंस के बारे में अपनी वाइफ के लिए एक लाइफ इंटरेस्ट पैदा कर दे विल के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि जीवन भर वो वाइफ उस पर रह सकती है, उसके बच्चे उसे बेच नहीं सकते, और जो लाइफ होल्डर है, रेस्ट्रिक्टेड एस्टेट का लाइफ होल्डर है, लाइफ इंटरेस्ट होल्डर है, वो उसके अंदर ये भी लिखा जा सकता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात ये बच्चों में या लड़के में या लड़की में जैसे आप चाहें उसमें जो है वेस्ट कर जाएगी। और इसके अंदर एक खास बात है, क्योंकि जो स्पाउस होगा जिसको वो रेस्ट्रिक्टेड लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी भावना आए कि वो अपने बच्चों में प्रॉपर्टी न दे। तो जो स्टेटर है, विल मेकर है, वो पहले से इसका प्रोविजन कर देता है कि जो लाइफ इंटरेस्ट है उस दौरान न तो वाइफ न उसके बच्चे उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे, और एक बार लाइफ उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बच्चों पे आएगी, फिर वो जो चाहे उसमें करे। तो अभी ये रणवीर दीवान का अभी 2018 का केस है जिसमें वो कहता है कि जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है उसको राइट टू सेल या विल करने की पावर नहीं है। ये बहुत अच्छा लाइफ इंटरेस्ट का जो है ये विल है। होलोग्राफ विल होती है जिसके अंदर लोग अपनी हैंड राइटिंग से लिखते हैं, वो सीक्रेसी रखना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि टाइपिस्ट को भी पता लगे कि मैंने किसको दिया, वो वकील से भी सलाह नहीं करना चाहते, वो अपने हाथ से अपनी विल लिखते हैं, उसे कहते हैं होलोग्राफ विल। फिर अगर विल स्ट्रेंजर को देते हैं तो उसे
इनऑफिशियस विल कहते हैं, वो नेचुरल सक्सेसर्स को नहीं देते हैं। अगर ओरिजिनल खो जाती है तो डुप्लीकेट फोटोस्टेट को प्रूव किया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट केस में कहा है कि डुप्लीकेट विल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड, उसको भी वैलिड करार दे दिया था। अब एक इंपॉर्टेंट विल आती है वीडियो विल या डिजिटल विल। ऐसी कोई विल अभी तक किसी टाइप ऑफ विल में नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि हर आदमी को जब विल करे तो डिजिटल विल बनाए, क्योंकि आज नहीं कल लॉ इवॉल्विंग है। और जब हम आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस हो रहे हैं वो डिजिटली हो रहे हैं, आप बैठकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं। तो डिजिटल विल में क्या करना है कि जिसका विल बनाए तो उस विल बनाने के पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराएं, ताकि वो प्रूफ हो सके कोर्ट में। अगर कभी भी कोई झगड़ा होता है कि विल मेकर साउंड माइंड में था, आप पढ़ के उसका पहला पैराग्राफ बताएंगे। आप ये नहीं बताएंगे कि किसको आपने विल किया है, लेकिन आप पहला पैराग्राफ बनाएंगे कि मेरे पास ये चीजें, आप बताएंगे कि मेरी ये कंडीशन है, और उसके अंदर ये बताएंगे ये मेरे अटेस्टिंग विटनेसेस हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि उस वक्त आपका दिमागी रूप से आप सक्षम थे अपनी विल करने के लिए। तो आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विल जब भी आप करें तो उसकी वीडियोग्राफी कराएं और उसको जो है सुरक्षित रखें। अब कैसे हम अपनी विल ड्राफ्ट करें? बहुत सिंपल है। आपके पास जितनी भी मूवेबल इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए। आपके पास जिन जिन लोगों को आप देना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जब भी आप लिस्ट बनाएं तो उनकी कंप्लीट एड्रेस दें। कई बार ऐसा हुआ किसी श्यामलाल को आप विल कर रहे हैं, श्यामलाल आपका नौकर भी है, श्यामलाल आपके भाई भी है और श्यामलाल आपका साला भी है। ये कौन सा श्यामलाल है जिसको आपने दिया? इसलिए उसका पेरेंट का नाम हो, उसका कंप्लीट एड्रेस हो, उसकी उम्र हो, उसका आधार कार्ड ले लें, उसका पैन नंबर ले लें, जिससे और अपनी रिलेशनशिप लिखें। मान लीजिए उससे आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते आधार कार्ड, तो जब आप उसका कंप्लीट एड्रेस और पेरेंट्स नेम ले लेते हैं और अपनी रिलेशनशिप स्टेट कर लेते हैं कि ये मेरा भाई है, तो फिर वो जितने भी विवाद हैं वो बच जाते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा एड्रेस देंगे, अपना आधार कार्ड आपको मालूम है, पैन कार्ड आपके पास है, आपके पास पासपोर्ट नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। उसके अंदर एक रिवोकेशन क्लॉज होता है कि जब मैं चाहूं तब मैं अपनी विल रिवोक कर सकता हूं। एक क्लोज ये होता है कि मैं जो हूं एग्जीक्यूटर्स नियुक्त कर रहा हूं, दो करें, एक की जगह दो करें। मान लीजिए एक आदमी राजी नहीं हुआ एग्जीक्यूटर बनने के लिए, दूसरा आदमी वो कर देगा। और जो जो चीज आपके पास है प्रॉपर्टीज, किस किस को क्या क्या देना चाहते हैं उसके बारे में आप एक जगह लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है एक रेजिडुअरी क्लॉज, क्योंकि जिस वक्त आप विल कर रहे हैं उसके बाद भी आप कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकते हैं, या विल के दौरान आप कोई बैंक अकाउंट या कोई चीज भूल गए हो, या कोई प्रॉपर्टी आप लिखने से इनएडवर्टेंटली भूल गए हो, तो ऐसे में जो है एक रेजिडुअरी क्लॉज डाल दें कि जो भी इसके अलावा मेरे पास प्रॉपर्टीज मेरे मृत्यु के समय पाई जाए, चल या चल, उसको मैं इस आदमी को, इस अपने बेनिफिशियरी को देना चाहता हूं। तो इससे वो कंप्लीट विल हो जाती है। अगर हम ये रेजिडुअरी क्लॉज नहीं डालते हैं, कुछ ऐसे आइटम है जो रह गए, तो उस पर लॉ ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, तो विवाद का एक नया कारण होगा। आपको अपनी डेट डालनी है, हमेशा याद रखना है कोई डॉक्यूमेंट बिना डेट किए वैलिड नहीं होता। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन डालनी है कि मैंने आगरा में की है या लखनऊ में की है। टेस्टेटर को अपनी सिग्नेचर की है, कई बार भूल जाता है सिग्नेचर करना। अटेस्टेशन क्लॉज डालना है, इसको हम टेस्टिमोनियम कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि दो अटेस्टिंग विटनेस, टू और मोर, दो हो, तीन हो, चार हो, अटेस्टिंग विटनेसेस की सिग्नेचर्स कराने। लैंग्वेज किसमें आप करेंगे ड्राफ्ट? वो लैंग्वेज जो टेस्टेटर विल मेकर जानता है। मान लीजिए वो कम पढ़ा लिखा है या बेपढ़ा लिखा है या अंग्रेजी नहीं जानता है और आपने विल इंग्लिश में बना दी, तो कोई भी जो आदमी डिससेटिस्फाइड आपका होगा, कोई भी ऐसा लीगल एयर होगा जो डिससेटिस्फाइड होगा, वो कोर्ट चला जाएगा, कहेगा साहब उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, अंग्रेजी में विल है, ये कोवर्शन में बिना समझे बूझे उन्होंने कर दी, उसके पास उसको समझ ही नहीं थी उसकी, तो लिहाजा ये विल इनवैलिड है और ऐसी विल इनवैलिड बन जाएगी। अब कहां हम अपनी विल करें? हम अपनी विल कहीं भी कर सकते हैं, जहां हम चाहें वहां कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन इसमें एडवाइजेबल ये है कि जहां का आपका आधार कार्ड है और जहां परमानेंट रेजिडेंट है, तो वहां अगर आप विल एग्जीक्यूट करते हैं तो उसकी ज्यादा लीगल सैंक्टिटी है, उसके अंदर सस्पिशन कम पैदा होता है। मान लीजिए आप किसी बेटे के पास चंडीगढ़ गए हुए हैं
और वहां आपने विल कर दी, तो उससे ये प्रतीत होता है कि उस लड़की ने कोई प्रेशर दिया, कोअर्शन था या जबरदस्ती की, जिसकी वजह से आपने विल की, तो ऐसी विल फेल हो जाती है, इनवैलिड करार हो जाती है। तो ये है कि आपको अपने घर पर ही विल करनी चाहिए। और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो इंक्लूडेड है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, मेरठ में भी है, तो उसके लिए 3 अलग अलग विल नहीं बनती है, एक ही विल सबके लिए होती है। तो एक ही विल है, तो ये किसका एसेंशियल, कई लोग ये सोचते हैं कि ये आगरा की विल आगरा में करते हैं, लखनऊ जाएंगे लखनऊ की विल करते हैं, ऐसा नहीं है, एक ही विल है। और लास्ट विल हमेशा जो है इफेक्टिव होती है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। और अब आती है कि जब हम रजिस्ट्रार पे जाते हैं, सब रजिस्ट्रार पे कि आप हमारी रजिस्ट्रेशन कर दो, देखते ही कहता है कि जी आपकी विल आगरा में रजिस्टर नहीं हो सकती, ये विल दिल्ली में रजिस्टर होगी, ये विल लखनऊ में रजिस्टर होगी। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी भी एरिया में जहां कोई सब रजिस्ट्रार का क्षेत्र पड़ता हो, जहां एक कोई भी प्रॉपर्टी या पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी भी सिचुएट है, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी लखनऊ में है और 4 प्रॉपर्टी बंबई में, तो आप लखनऊ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि ये लखनऊ में मेरी प्रॉपर्टी पहले नंबर पे आ जाएगी, उसका विल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए बाध्यता है सब रजिस्ट्रार। अब आता है एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। अब आपने विल तैयार कर ली, अब एग्जीक्यूशन करना है, टेस्टेटर को साइन करना है, पहले उसे पढ़ना है, पूरा समझना है, सेटिस्फाई हो गई कि ये विल वैसे ही बनी है जैसी वो चाहता था, तो उसे सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर लोग अंत में करते हैं, 4 पेज की विल है, चौथे पेज पे करते हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे पेज जो साइंड नहीं है, उनमें कभी भी फाउल प्ले हो सकता है, इसलिए ये एडवाइजेबल है। ये कानूनी तौर पर लास्ट पेज भी बहुत होता है, लेकिन उसको हर पेज पे सिग्नेचर करनी चाहिए, ये वो गांठ बांध ले। विटनेसेस को साइन करना चाहिए, 2 और मोर, उनको किसी भी, और उसको जो है देखना चाहिए कि उनके सामने टेस्टेटर को साइन करने। विल मेकर अपनी जो विटनेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ सिग्नेचर कर दिए और घर भेज दिया पंकज गुप्ता जी के यहाँ कि आप जरा इस पे सिग्नेचर कर दिए, उन्होंने सिग्नेचर कर दिए, ये विल इलीगल है। उनको ये लिखा जाता है उसके अंदर कि मैंने टेस्टेटर को विल मेकर को साइन करते हुए देखा है। तो इस तरह ये अटेस्टिंग जो विटनेस है उसका एड्रेस भी वहां लिखा होना चाहिए, उसका आधार कार्ड भी लिख दें, उसका मोबाइल नंबर भी लिख दें, ताकि वो ट्रेसेबल रहे, कभी कोई वाद चले तो उसको हम ट्रेस कर सके, ताकि उसको हम कोर्ट में पेश करा सके। क्योंकि जब ये वाद चलते हैं तब तो वो विल मेकर नहीं रहता है, तो लोगों को बाकी को मालूम नहीं कि ये कहाँ, तो उसकी पूरी, बल्कि मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि जहां वो सिग्नेचर करता है उसके नीचे वो अपनी फोटो भी पेस्ट कर दे और उस फोटो पे सिग्नेचर कर दे, ताकि उसका प्रूफ रहे। एक चीज ये प्रॉब्लम आती है कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा में दूसरी तरह साइन कर देते हैं, जब DIC में साइन करने होते हैं तो दूसरी तरह कर देते हैं, कोई और तीसरी जगह जो होती है वहां हम इनिशियल ही कर देते हैं, तो हमारे मल्टीपल सिग्नेचर्स होते हैं। तो हमने कोई एक पर्टिकुलर सिग्नेचर कर दिया जो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते थे। उसने जब बिल के ऊपर कोई विवाद हुआ तो उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को कॉल किया कि आप अपना रिकॉर्ड लेके आ जाइए। उसने कहा साहब ये सिग्नेचर हमारी बैंक से टैली नहीं करते हैं। उसने कहा ये सिग्नेचर फर्जी है, या इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया। इसलिए मल्टीपल सिग्नेचर्स करनी चाहिए। आप उसे अपना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा वाला भी करो, स्टेट बैंक वाला भी करो, आप इनिशियल भी कर दो, अपना अंगूठा भी लगा दो, कहीं हिंदी में करते हो तो हिंदी में भी कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी पेज पे एक एक सिग्नेचर करते हैं और लास्ट पेज पे आप सारे सिग्नेचर्स कर दो। अब जो सबसे क्रूशियल पार्ट है कि 2 आदमियों की अटेस्टेशन मैंडेटरी है। सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 कहता है कि बिना सिग्नेचर्स 2 या मोर सिग्नेचर विटनेसेस के, अटेस्टिंग विटनेसेस के इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आए और बहुत पढ़े लिखे लोगों के आए। ये नरेंद्र सिंह राव का एक केस मैंने देखा, उसके अंदर उसने एक सिग्नेचर कराया टेस्टिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर हैविंग नो लीगल इफेक्ट। तो वो जो विल की थी वो बेकार हो गई और उसके वाइड रेमिफिकेशंस होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो डीड राइटर नीचे एक मोहर लगाकर दस्तखत कर देता है, ये सब रजिस्ट्रार जहां वो हम पेश कराने उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं वो टेस्टिंग विटनेसेस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2011 और 2007 के इन केसेस में क्लियर कर दिया कि ये अटेस्टिंग विटनेस नहीं होते, इसलिए इनको छोड़कर आप 2 अटेस्टिंग विटनेसेस के सिग्नेचर कर लें, वरना विल करने का कोई पर्पस नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगी।
ये नहीं कह सकता बिल फुल प्रूफ होती है, लेकिन का परसेंटेज चांस पड़ जाते हैं, इसलिए हम उसको अंदर ये रिकमेंड करते हैं। और सबसे एक अच्छी बात क्या है, आपने एक रजिस्टर्ड विल की हुई है, उसे भी आप एक अनरजिस्टर्ड विल से चेंज कर सकते हैं, ऐसा चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं जो हम आगे भी इसका जो है चर्चा करेंगे। अब इसमें एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें कोई आदमी ने अनरजिस्टर्ड विल रखी हुई है, लेकिन उसके डेथ के बाद उसके बेनिफिशियरीज चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो ये रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। उसके अंदर एक प्रोसीजर लेट डाउन है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सेक्शन 40 और 41 रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर सब रजिस्ट्रार की ये कंडीशंस पूरी करें तो वो कर सकता है, और एक विल अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो सकती है। क्योंकि जब रजिस्टर्ड विल हो जाती है तो आप कहीं भी उसे देते हैं तो उसको बड़ी सैंक्टिटी के साथ देखा जाता है। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप विल अनरजिस्टर्ड भी कर रहे हैं या रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं तो आप खाली कागज पे भी कर सकते, मतलब प्लेन पेपर पे भी टाइप करके करा सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप स्टाम्प लें ताकि वो डॉक्यूमेंट लगे, वो पीस ऑफ पेपर नहीं लगे। भले ही आप 100 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए की स्टाम्प लें, 4 पेज पे अगर टाइप हो रही है, आप 50 रुपए के ले लें, आप 10 रुपए के ले लें, स्टाम्प अवश्य लें। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है इसमें कोई खर्चा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 550 रुपए की फीस है टोटल, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है देनी पड़ती है बिल को रजिस्टर कराने के लिए। स्टाम्प ड्यूटी कोई है नहीं, आप 10-20 रुपए के स्टाम्प के अंदर से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होती है उसके अंदर यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट था, या आजकल उसके अंदर यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आप कोई भी जमीन अगर एग्रीकल्चरल है उसके बारे में विल करते हैं तो वो तभी इफेक्ट में आती है जब वो रजिस्टर्ड होती है। ऐसे प्रोविजंस और भी स्टेट्स के अंदर सब में हैं। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और भी प्रॉपर्टीज हैं तो आपको टोटल, चूंकि एक ही विल करते हैं सबकी, तो आपके लिए कंपल्शन है कि आप एक रजिस्टर्ड विल करें। अगर आप रजिस्टर्ड विल नहीं करते हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट भी एग्रीकल्चर लैंड्स पर एप्लीकेबल नहीं है, और प्रॉपर्टी जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है उसके अंदर कुछ सक्सेसर्स मेंशन्ड है, वो डिफरेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, उनके पास डिवॉल्व होती है। अगर आप विल करते हैं तो जो लीगेटीज हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनके फेवर में जाती है, और अगर आप विल नहीं करते हैं तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट या पर्सनल लॉ से न जाकर यूपी रेवेन्यू कोड या यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट जैसे पहले था उसके अंदर सक्सेसर्स लिखे हुए हैं, मोड ऑफ सक्सेशन लिखा हुआ है, उनके पास जाता है। अब आप रिवोक कर सकते हैं कि किसी भी विल को, सेक्शन 62 में लिखा हुआ है कि आप ऑल्टर कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। जैसे सर्कमस्टेंसेस जो है बदलते रहें तो उस हिसाब से जो है हम लास्ट अपनी विल जो है बदल सकते हैं। तो उन्होंने तरीका लिखा हुआ है, आप नई विल बना लें, पुरानी को रिवोक करते हैं, आप रिवोक सिर्फ कर सकते हैं अर्लियर विल को, आप एग्जीक्यूशन एक रजिस्ट्रेशन नई विल का कर सकते हैं, भले ही वो क्या कहते हैं पहली रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप अगर नई रजिस्टर्ड है तो पुरानी बिल को फाड़ के फेंक सकते हैं, आप एक कॉडिसल नया जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिसमें कुछ नई चीजें लिख सकते हैं। अगर आप नई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं या कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, आपके बेनिफिशियरीज चेंज हो गए हैं, तो आप एक कॉडिसल भी बना सकते हैं जो दोनों विल और लास्ट विल है दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आपने कई विल किए, चाहे रजिस्टर्ड किए या अनरजिस्टर्ड किए, जो लास्ट विल है, लास्ट विल डेट के हिसाब से, तो वो विल जो है वैलिड रहती है और पुरानी सारी विलें इनवैलिड हो जाती है। इससे बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो। जैसे क्या करा है कि आपने एक प्रॉपर्टी किसी अपने नियर एंड डियर को दे दी और उसकी एक विल कर दी और वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, आपकी उससे नाइतफाकी थी, और उसके बाद जब वक्त आया आपका तो आपने अपने बच्चों पे या अपने नियर एंड डियर के लिए एक नई विल करी। उसमें चूंकि पुरानी विल में तो आपने उसमें वो लिख दिया था उस प्रॉपर्टी के बारे में, उसको दोबारा नहीं लिखा, अब सिर्फ लास्ट विल जो है वो वैलिड रह जाएगी। तो जो पुरानी विल जिसमें आपने उसको कोई प्रॉपर्टी दी हुई थी उसको राइट नहीं मिलेंगे, बल्कि वो सक्सेशन एक्ट के अनुसार आपके सक्सेसर्स पे चली जाएगी, जो बहुत बड़ी एक समस्या है। या जैसे दिल्ली के अंदर बहुत से लोग एक विल करके, एक एग्जीक्यूट करके एग्रीमेंट और एक पावर ऑफ अटॉर्नी देकर कर देते, वहां भी आप एक विल कर देते हैं, लेकिन एक विल जो वास्तव विल करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए,
उसमें उस प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो विल बेकार हो जाती है और एक नया एक विवाद पैदा हो सकता है। अब एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो आपकी जगह विल को एग्जीक्यूट कराए, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप चाहते थे कि एग्जीक्यूट करे। वो आपका ट्रस्टेड फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बल्कि आपका कोई बेनिफिशियरी भी हो सकता है, क्योंकि आपने उसमें कहा है कि कुछ पैसा दान में देना है, किसी का ट्रस्ट बनाना है, किसी को वाइफ को देना है। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करें? तो आपका अपना एक जो बेनिफिशियरी है वो भी उसका एग्जीक्यूटर हो सकता है। अदरवाइज आपका ट्रस्टेड फ्रेंड कोई सीए वकील है या आपका कोई पढ़ा लिखा जान दोस्त है तो वो आप उसको जो है हेल्प कर सकता है, उसको एग्जीक्यूटर आप अपॉइंट कर सकते हैं। क्योंकि एक की जगह आप 2 एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें, कभी ऐसा ना हो कि वो एग्जीक्यूटर बीमार रहे या परेशान हो या ना करना चाहता हो तो वो दूसरे एग्जीक्यूटर उसको टेक ओवर कर ले। अब सेफ कस्टडी ऑफ विल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं मैं अपनी विल करूं, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता। जो रजिस्टर जब करता हूं तो मेरे कातिब को मालूम पड़ता है, डीड राइटर को, सब रजिस्ट्रार को, और कोर्ट में भी कचहरी में मालूम पड़ता है कि जैन साहब आज आए थे, एक विल की है। तो मैं नहीं चाहता, मैं उसकी गुप्त रखना चाहता हूँ। तो मैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है उसकी, वैसे बहुत इजीली उसकी कॉपी नहीं मिलती है, बिना डेथ से पहले नहीं मिलती है, ऐसे रूल्स है। लेकिन मैं चाहता हूँ तो उसके अंदर उस विल को मैं कहाँ रखूं? घर पर रखता हूं तो वो मिले ना मिले। तो उसके अंदर एक्ट के अंदर प्रोविजन है, उसके अंदर जो रजिस्ट्रार होता है वो उसके पास आप अपनी विल एक लिफाफे में ले जाएं और उसको सील करके ले जाएं, साइन करके ले जाएं, ऊपर लिख दें कि दिस इज माय विल, अपना नाम पता और वो सब दे दें। तो वो उसके अंदर उस विल को एक सेफ कस्टडी में रख लेता है, एक रजिस्टर में उसको एंट्री कर लेता है कि इन्होंने विल दी। और टेस्टेटर की डेथ के बाद, विल मेकर की डेथ के बाद, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले जाकर रजिस्ट्रार के देखते हैं कि उनके यहाँ कोई विल तो नहीं की थी हमारे पिता ने। तो वो वहां जाकर उसको विल की वो डेथ सर्टिफिकेट फाइल करने के बाद एक कॉपी मिल जाती है, ओरिजिनल वो रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। और जो रजिस्ट्रार होता है वो जनरली एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू होता है उस शहर का। अब वैलिड विल कैसे हो? तो वही जैसे मैंने लिखा कि उसको साइन या करने चाहिए, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब मार्क उसको हर पेज पे लगाना चाहिए, और हर पेज पे इसलिए कि फाउल प्ले ना हो सके। और 2 अटेस्टिंग का जो है कहते हैं अटेस्टिंग विटनेसेस के सिग्नेचर होने चाहिए, उन लोगों ने देखा होना चाहिए कि विल मेकर ने साइन किया है। उससे अपना विल मेकर जो विटनेसेस हैं उनकी अपने सिग्नेचर करने चाहिए, थंब मार्क जो है लगाने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ द विल मेकर। और विटनेस जो है वो बेनिफिशियरी नहीं हो या उसका स्पाउस नहीं हो। और स्टाम्प पेपर पर जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड है कि आप स्टाम्प पेपर पे करें। प्लेन पेपर पे हैंड रिटन नीटली टाइप भी वैलिड है, और नोटराइजेशन बिल का आप करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज है। अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते, थोड़ी सैंक्टिटी, थोड़ी उसकी इंपॉर्टेंस, थोड़ी उसकी लीगैलिटी बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं, लेकिन हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि हर आदमी को सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करानी चाहिए अपनी विल। अब वॉइड विल्स कौन सी वॉइड होती हैं? इलीगल होती हैं, इनवैलिड होती हैं, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कंसीलमेंट से, कोअर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो भी विल बनेगी वो इनवैलिड होगी, वॉइड होगी। कोई भी अनबॉर्न पर्सन है, अगर उसको आप कुछ देना चाहते हैं उसके अंदर तो प्रॉपर्टी देना चाहिए, तो भी वो विल वॉइड होगी। अब कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं? मिस्टेक्स करना तो हम लोगों का कार्य है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम विल नहीं बनाते, फिर उसकी ड्राफ्टिंग गलत कर लेते हैं, विटनेस नहीं कराते हैं, विटनेस से साइन नहीं कराते हैं, खुद भी साइन करना भूल जाते हैं, डेट नहीं डालते हैं, उसकी प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, सिटी ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं लिखते हैं, और जो विटनेस करा देते हैं जो बेनिफिशियरी से या बेनिफिशियरी के स्पाउस से, या उसके अंदर बहुत सारी कटिंग कर देते हैं, कुछ काट के ऊपर लिख देते हैं, कई जगह कोई चीज मिटा देते हैं जिससे सस्पिशन पैदा होता है। हम वैलिड सिग्नेचर नहीं कर देते, इनिशियल मार देते हैं टेढ़े मेढ़े, जिससे कि वो विल प्रूव ही नहीं हो पाती है। अगर मल्टीपल, इसीलिए मैंने कहा था मल्टीपल सिग्नेचर्स करें, कम से कम लास्ट पेज ऑफ द विल पे करें और बाकी पेज पे जरूर एक एक सिग्नेचर करें। हम अपडेट नहीं करते विल को, हम और प्रॉपर्टीज एक्वायर करते जा रहे हैं, और चीजें बदल रही हैं, तो हम उसको नई हमें विल कर देनी चाहिए, तो अपडेट करते रहें। हम सही एग्जीक्यूटर नहीं चूज कर पाते, हम सही विटनेसेस नहीं चूज कर पाते। ये मिस्टेक्स हैं जो हमारी विल को विल के कारण हमें विवाद में डाल देती है। विल एक बहुत बड़ा माध्यम है टैक्स प्लानिंग का। तो बाकी जो भी चीज आप करते हो उसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्स का इंपैक्ट आता है, इनकम टैक्स का इंपैक्ट आता है, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लेकिन ये विल एक ऐसा माध्यम है जिससे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, और
और बिना किसी खर्चे के कर सकते हो, बिना किसी स्टाम्प के, बिना किसी फीस के कर सकते हो। किसी डीड की, गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड की या पार्टीशन डीड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये इसके अंदर तय कर लेते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को बचाने के लिए फैमिली बिजनेस को किस तरह से जो है ट्रांजिशन करें, किस तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी बेनिफिशियरी पे भी पहुंच जाए और टैक्स भी हम पर कम लगे। इसके लिए क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो मेजर हो चुके हैं या मेजर होने वाले हैं, जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं या ऐसे और लोग हो सकते हैं जो जीरो या लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, तो अपनी इनकम जनरेटिंग जो असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हैंड ओवर कर दें। हम फैमिली ट्रस्ट बनाए विल के द्वारा। एक जो टेस्टामेंट्री ट्रस्ट है उसकी जो इनकम होती है उसमें बेसिक जो एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, तो लिहाजा हम पर टैक्स बचता है। और हम एक एचयूएफ भी बना सकते हैं विल पे। एक एचयूएफ एक नई एंटिटी बन जाएगी विल के द्वारा। उससे एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हम पर एक अलग से एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी और टैक्सेशन का स्कोप कम, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। अब हम विल जो ट्रस्ट बना सकते हैं, इसके अंदर टेस्टामेंट्री ट्रस्ट इसके लिए बना सकते हैं। जैसे किसी की बेटी है, उसने शादी कर दी, लेकिन बाद का समय आएगा और डिफरेंट टाइम्स पर वो कुछ देना चाहता है, तो उसने क्या किया, 20 लाख रुपए के एफडीआर, 20 लाख रुपए से एक एफडीआर बनाई और एक टेस्टामेंट्री ट्रस्ट बना दिया। इसकी जो इनकम होती रहेगी वो इकट्ठी होती रहेगी, और जब भी उसके यहाँ कोई अच्छे कार्य होंगे, नेक कार्य होंगे, तो तब वो जो है इसमें से पैसा निकालकर उसको यूटिलाइज कर सकती है। तो एक, या कोई एजुकेशन ऑफ योर ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन, उनके लिए आपने एक टेस्टामेंट्री ट्रस्ट क्रिएट कर दिया कि इसके पैसे से वो पढ़ सकता है। तो ऐसे रिलेटिव्स जो डिसेबिलिटीज के हैं, माइनर है, यंग चिल्ड्रन है, उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं। ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने अपना प्रॉपर्टी आपके अपने नियर एंड डियर को दी विल के द्वारा, और उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है या उसके ऊपर कोई डिमांड क्रिएट हो गई किसी टैक्स की, तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी अटैच हो जाएगी, बिक्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई एक ट्रस्ट बनाया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी कोई भी आदमी अटैच नहीं करा सकता, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बनाई हुई है। ट्रस्ट इज फॉर्म फॉर अ पर्पस, तो वो आपको जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स मिल जाता है। तो ट्रस्ट बनाना एक बहुत बढ़िया चीज है। अब ये है कि आप, जैसा हम लोग हिंदू हैं, हम लोग धार्मिक हैं, तो हम चाहते हैं कि अपनी इतनी बड़ी एस्टेट में से कुछ पोर्शन हम चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दें। तो सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन कुछ कंडीशंस देता है। वो ये कहता है कि ऐसा ना हो कि आप अपने अंतिम समय पर धार्मिक हो जाए ज्यादा और अपने बच्चों को कुछ देने की जगह, अपनी स्पाउस को कुछ देने की जगह, या अपने लीगल एयर्स को कुछ देने की जगह आप सारी कुछ जो है वो किसी चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दें। एक केस मैंने पढ़ा था जिसके अंदर एक आदमी बहुत धार्मिक हो गया अपने एंड मोमेंट्स पे, और अपनी सारी संपदा जो है उसने गीता प्रेस को जो है दान में दे दी। तो उन्होंने ये कहा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी डीड मरने से कम 12 महीने पहले होना चाहिए। मतलब ये कि अगर किसी आदमी की डेथ 2020 में हो रही है मई के अंदर, तो वो मई 2019 से पहले उसने एक विल की होनी चाहिए, ताकि ये माना जाएगा कि डेथ के समय का हड़बड़ाहट नहीं है या उसके मन में धार्मिक विचार जो उस वक्त डर के आ रहे हैं वो नहीं है। और ऐसी विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 6 महीने एग्जीक्यूशन के अंदर उसकी सेफ कस्टडी, जैसा मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ एडीएम फाइनेंस क्या कही थी, वो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, वो वहां जमा कर देनी चाहिए। ये इसलिए है कि कोई भी इल कंसिडर्ड जो है डेथ बेड रिक्वेस्ट न कर दे, डर की वजह से या धर्म के वजह से कर दे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो आदमी विल करे उसमें कुछ पोर्शन जरूर वो चैरिटी, रिलीजियस ट्रस्ट, अपने स्कूल या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दान में विल में दे। अब किस ग्राउंड्स पे हम चैलेंज कर सकते हैं? फ्रॉड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सस्पिशियस नेचर, लैक ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, टेस्टामेंट्री मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी समझ नहीं थी, मैं जानता नहीं था कि मैं जिस कागज पे दस्तखत कर रहा हूं उसका क्या इफेक्ट होगा, फोर्जरी, रिवोकेशन, ऐसी चीजों पर ये चैलेंज की जा सकती है। और मुकदमा भी एक नॉर्मल सूट की तरह कोर्ट फीस लगा के दायर किया जा सकता है, जिसमें अटेस्टेशन विटनेसेस की होती है। सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार वो प्रूव करते हैं बिल को। आप फैमिली डॉक्टर को भी एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, डीड राइटर को भी, कि जिस वक्त उसने दस्तखत कराए थे तो वो आदमी अपने बड़े होशो हवास में था और उसकी सोच समझ पूरी थी। देखिए, ये आगे विल की। अब किसी और तरीके से भी हम प्रॉपर्टी को अपने लीगल एयर्स में
बांट सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक फैमिली अरेंजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको रिकॉग्नाइज किया है लॉ में। ये फैमिली सेटलमेंट में कुछ राइट क्रिएट किए जा सकते हैं, कुछ राइट डिक्लेयर किए जा सकते हैं, किसी के राइट कम किए जा सकते हैं, किसी के राइट एक्सटिंग्विश किए जा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं फैमिली सेटलमेंट ताकि पीस एंड हार्मनी इन दी फैमिली बनी रहे। तो इसके अंदर ये लीगली एनफोर्सेबल है, ये ओरल हो सकता है, या हम इसे मेमोरेंडम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं, किसी के राइट्स को कम करते हैं, लड़की के राइट को खत्म करते हैं, मां के राइट को खत्म करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे डीड को रजिस्टर होने की आवश्यकता है, वो अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकता, और उसमें प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी देके आप रजिस्टर करेंगे तभी वो एविडेंस की तरह मान्य होगा। इसका मतलब तभी वो फैमिली सेटलमेंट हो पाएगा लीगली कि जब वो रजिस्टर्ड हो और स्टैंप ड्यूटी पेड हो। तो उसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 4% की ड्यूटी लगती है फैमिली सेटलमेंट पे, और रजिस्ट्रेशन फी 1% है, मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर सर्किल रेट में। तो ये फैमिली सेटलमेंट एक इम्पोर्टेंट वे है। अगर हम उसको इस तरह डिजाइन कर लें कि हमारा जो है वो मेमोरेंडम के फॉर्म में भी आ जाए, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं मीन्स है फैमिली सेटलमेंट, कि हम आज ही उस चीज को सेटल कर लें और आने वाले जो विवाद हैं उनसे परिवार में बचा जा सके। यहाँ मुझे केस याद आता कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीगल फर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, उसके अंदर 22% शेयर उस कंपनी के, उस लीगल फर्म के, लार्जेस्ट लीगल फर्म के माँ के पास थे। माँ ने 2001 के अंदर एक फैमिली सेटलमेंट किया जिसमें सबके दस्तखत हुए, और उसके अंदर उसने कहा कि साहब ये जो है 22% शेयर में से 11% दोनों में अपने पुत्रों को, जो दोनों जो डायरेक्टर्स हैं उनको मैं दे दूंगी। 2012 में फिर दोबारा उसने एक रजिस्टर्ड विल की, रजिस्टर्ड विल में लिखा कि साहब मेरे मरने के बाद बराबर हिस्से में मेरे शेयर्स इन दोनों बच्चों में बांट दिए जाए। मेरी कंपनी का बहुत बड़ा जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी लॉ फर्म है। तो उसके बाद ये हुआ 2014 में सडनली उसका मन बदल गया और उसने एक नई विल कर दी, और उस विल में लिखा कि मैं अपने एक छोटे लड़के को जो है बेदखल करती हूँ अपनी प्रॉपर्टी से, और सारे के सारे शेयर्स में ट्रांसफर कर देती हूँ, आपने ट्रांसफर हो जाए मेरे मरने के बाद बड़े लड़के के पास। मृत्यु के बाद जब पता लगा तो एक विवाद पैदा हुआ और बहुत हाइप्ड हुआ, अखबारों में बहुत कुछ छपा, और मैंने इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कल देखी। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पी चिदम्बरम साहब पेश हुए, एक जो है क्या कहते हैं भाई की तरफ से, और एक छागला बहुत बड़े जो है क्या कहते हैं सीनियर एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो पेश हुए दूसरी तरफ से। बहुत सारी बैटरी ऑफ लॉयर्स उनके साथ थी, कोर्ट के साथ हुआ, और फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा कुछ समय दिया कि तुम आपस में सेटल कर लो। उसमें सेटलमेंट में एक जज और एक हरीश साल्वे साहब जो बहुत जाने माने हिंदुस्तान के न्यायविद हैं, और इन लोगों ने मिलकर फिर एक सेटलमेंट किया। उन्होंने भी रियलाइज किया कि जो एग्रीमेंट, जो फैमिली सेटलमेंट हुआ था वो स्टाम्प पर नहीं था और वो रजिस्टर्ड नहीं था, उसकी लीगल सैंक्टिटी कम थी, लिहाजा दोनों ने बैठकर प्रोस एंड कॉन्स समझते हुए एक फैमिली सेटलमेंट, एक सेटलमेंट कर दिया जो कोर्ट के द्वारा मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा भी एक नया कंसेप्ट आया है। मैंने अभी पिछले 2 सालों में 4 लोगों को ऐसी सलाह दी या डीड बनवाई, या डीड बनाने में मेरा कहीं कोई हिस्सा रहा, जिसके अंदर लोगों ने अपने फादर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से एक विल कराने की जगह गिफ्ट डीड करा ली प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों की गिफ्ट हो सकती है। इनके रीजंस बहुत सारे हैं। कई बार पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स बहुत लंबा जिएंगे, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हैं, उनका दिमाग बाद में बदल सकता है। आज तो कह रहे हैं कि आप ये हिस्सा ले लो मुझसे, ये प्रॉपर्टी ले लो, कल को ना दे तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए, और फिर मेरे को बैंक लोन लेना, इंडस्ट्री चला रहा हूँ, वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी जो है फैमिली की उसको आप गिरवी रख दो, तो मुझे जो है मॉर्गेज करनी है, बैंक लोन की जरूरत है, या मुझे कोई फर्दर लिटिगेशन ना हो भाइयों में बहनों में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को गिफ्ट डीड कर दे। तो ऐसी गिफ्ट डीड 4 रजिस्टर हुए मेरे नॉलेज में अभी थोड़े दिन में ही। उनमें स्टैंप ड्यूटी 7% की और 1% रजिस्ट्रेशन फीस पे हुई, और इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव को कर रहे हो। रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 56(2) में इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, और ज्यादातर लोग जो ब्लड रिलेशन है आपके सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स की कोई वो नहीं है, और इसमें ये फायदा है कि फ्यूचर लिटिगेशन बच जाता है। आज से ही आप मालिक की तरह उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लगते हैं।
एक तरीका मैंने सोचा है, और जिसको, क्योंकि कोर्ट आजकल कह रही है कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करो, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कहा है, जगह जगह रोज वेबिनार हो रहे हैं, जगह जगह सेमिनार्स हुए थे पहले, और बहुत जगह ये कहते हैं कि साहब विवाद कम होने चाहिए, 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर। तो उन्होंने ये तरीका निकाला है मेडिएशन का। लोक अदालत भी उसी का एक फॉर्म है, फैमिली कोर्ट्स भी इसी तरह का है। मेडिएशन इसमें जो MSME एक्ट है उसके अंदर भी मेडिएशन का पावर है, मेडिएटर्स नियुक्त हैं। जब आपका मुकदमा आता है तो पहले मेडिएशन में जाता है। रीरा में भी जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है उसमें भी मेडिएटर्स का रोल आ गया। तो जब आदमी अपनी विल करे तो एक एक करके अपने लीगल एयर्स को बुलाए और उनसे कंसल्ट करे कि भाई मेरी उम्र हो गई है, मैं एक विल करना चाहता हूं, तुम क्या चाहते हो। कई बार वो प्रॉपर्टी चाहता है, ए प्रॉपर्टी चाहता है और आप उसे बी देना चाहते थे, और जो दूसरे बेटे को आप बी दे रहे, ए दे रहे थे, उसको बी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है, आपस में बातचीत करके आप एक एक्सेप्टेबल बिल बना सकते हैं जिससे कि अनवांटेड लिटिगेशन खत्म हो जाएगा और फैमिली में गुडविल और हार्मनी बनी रहेगी। तो ये एक तरीका है और इसके बारे में हमको मंथन करने की जरूरत है। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो आने वाले समय में विवाद कम होंगे फैमिली में, और फैमिली में आपस में सामंजस्य स्थापित रहेगा। मैंने एक सैंपल विल बनाया है। विल बहुत तरीके से बन सकती है। विल के अंदर मैंने जो चीज लिखने की कोशिश की है, मैं हिंदू हूं, मैं यहां रहता हूं, प्रेजेंटली यहां रह रहा हूं, आधार कार्ड नंबर मेरा ये है, ये मेरी लास्ट विल है, ये वॉलंटरीली है, मेरे ऊपर कोई कोअर्शन नहीं है, मैं हेल्दी स्टेट इन साउंड माइंड में हूं, मेरी ये उम्र है, और ये मेरे पास ये प्रॉपर्टी है जो मैंने सेल्फ एक्वायर्ड है, मैंने अपने बाहुबल से कमाई है, कोई भी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं है या किसी एंसेस्ट्रल इनकम प्रॉपर्टी की इनकम से नहीं बनाई है, और ये मैंने शेड्यूल ए में दे दी है, और मैं चाहता हूं कि इसका जो है मैं इंजॉय करता रहूं, मैं लाइफ टाइम के लिए जरूर लिखा है, और उसके बाद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो मैं ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ लास्ट विल। भले ही मैं दोबारा इस बिल को एग्जीक्यूट करूंगा, कहूंगा हर बार यही कि ये मेरी लास्ट विल है, और मैं फ्री विल से कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें लिख रहा हूं और उसमें लिखता हूं कि जो भी मैंने आज तक बिल किए हैं, कॉडिसल्स किए हैं, उन सबको मैं रिवोक कर रहा हूं। फिर मैं लिखता हूं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे वाइफ है, और ये है। उसमें जैसे लड़की के बारे में लिखना है कि मैं उसकी शादी हो गई है, वो हस्बैंड के साथ रह रही है बहुत अच्छी तरह, मैं उसको क्या देना चाहता हूँ। अगर नहीं देना चाहता हूं तो लिखूं मैं नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैंने शादी में बहुत खर्चा कर दिया है। वैसे आज के दिन में जो जीवन का या फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें लोग लड़कियों को बराबर का हिस्सा दे रहे हैं, और उन्हें देना भी चाहिए। प्रेम सिर्फ लड़कों से नहीं होता, लड़कियों से भी हो सकता है, और बराबर का होता है। तो ये जरूर मैं एक सलाह के रूप में कहूंगा। तो आप इस तरह कर रहे हैं, अपनी वाइफ को क्या दे रहे हैं, और जो रह गई है ये देखिए जो 6th नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति जो इस बिल में लिखने से रह गई हो या जो मैं बाद में मैं खरीदूंगा, उस सबको भी मैं चाहता हूं कि किस तरह से वो पट जाए। और जैसे अगर आप अपनी लड़की को प्रॉपर्टीज में, अचल संपत्ति में दीन देना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जिनको जो है, जिन लड़कों को दे रहा हूं उनको 20 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ जैसा आप चाहते हैं दे दें, जो मेरी बिटिया को दें, जो वो उनकी उसके जो है अपने समय समय पे काम में आए। ज्वेलरी के बारे में आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैंने इस तारीख को ये मैंने अपने साइन किया, और नीचे वो लिख देते हैं कि विटनेस लिख देते हैं कि इस पर प्रेजेंस ऑफ द टेस्टेटर में हम लोगों ने भी साइन किया है विटनेस करते हुए। ये एक सैंपल विल है। बिल बहुत तरीके से बनाई जा सकती है, और हर आदमी के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन हम हर चीज इसमें हमने वो कोशिश की है शामिल करने की जो शामिल होनी चाहिए ताकि वैलिड विल रहे। प्रोबेट जो है वो एक कॉपी ऑफ द विल है। बहुत से लोग जब आप बैंक में जाते हैं या आप वहां जाएंगे, UPSIDC में जाएंगे, वो कहेंगे आप विल दे रहे हैं, तो अगर सर्टिफाइड होती है तो उसकी बहुत सैंक्टिटी मान लेते हैं, नहीं तो कहते हैं प्रोबेट ऑब्टेन करो। प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ 3 शहरों में, बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास में, और रजिस्टर्ड विल होती है तो प्रोबेट नहीं मांगते। अब हम पूछ रहे हैं कि इस वेबिनार को अब ये खत्म होने की ओर है, आप जा कहां रहे हैं? तो मेरी सलाह यह है कि आप आज या कल अपने लॉयर से मिले, अपने CA से मिले, वो आपको गाइड करेगा किस तरह आप एक रजिस्टर्ड विल बनाएं ताकि आपकी एस्टेट
आपके बेनिफिशियरीज जो आपकी चॉइस के हैं उनको मिल सके, कोई लिटिगेशन नहीं हो और हार्मनी इन दी फैमिली मेंटेन हो, और टैक्स प्लानिंग के जितने भी मैक्सिम्स हैं वो एडहियर हो जाएं ताकि आने वाले समय में आप पर कम टैक्स लगे। मैं एक जो सबसे बड़ी बात है वो कहना चाहता हूं कि हम लोग जब भी कोई वकील साहब का फोन आता है, कभी हमारा अकाउंटेंट कहता है कि साहब ये फाइल होना है, कभी बैंक में कागज जाना है, तो हम एक ब्लैंक पेपर पे दस्तखत कर नीचे दे देते और कहते हैं सब ठीक है आप रिप्लाई बना लेना और लिख लेना। ये गलत प्रैक्टिस है। हमको ये चाहिए कि आप रिप्लाई बना दीजिए साहब, तब मैं दस्तखत करूंगा, या मैं आ जा रहा हूं आपके पास, आप बना दीजिए रिप्लाई, मैं पढ़ लूंगा और उसके बाद दस्तखत कर दूंगा। ये ब्लैंक पेपर कभी भी फ्रॉडुलेंटली एक वैलिड विल में बन जाएंगे आपके एम्प्लॉयज के द्वारा, आपके नियर एंड डियर द्वारा, और आपकी प्रॉपर्टी कोई भी हड़प लेगा। कभी भी आप इस बारे में ब्लैंक पेपर पर कोई सिग्नेचर न करें, थोड़ा समय लगाएं और उस पर जाएं या कागज मंगाएं। 2 बार जाने आने में परेशानी नहीं है, लेकिन विल जो है ना न बना पाए, इसके लिए ये मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब एक बात अंतिम कह रहा हूं कि वेयर देयर इज अ विल, ये विल इच्छा नहीं है, ये विल वसीयत है। वहां एक रास्ता है, वे टू पीस, वे टू हार्मनी इन द फैमिली एंड वे टू गॉड, भगवान तक पहुंचने का रास्ता है ये विल। क्योंकि मरते वक्त आदमी को, जो मेरा वो कैरिकेचर था जिसमें मैंने दिखाया था कि मरते वक्त आदमी को बहुत लगता है कि मेरे को जो है कि कहते हैं मैं अपनी विल नहीं कर पाया, तो शांति से मर पाएगा। तो वे टू गॉड है। इसी मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, काफी समय लिया और जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने कोशिश की कि आपको बांटूं, और जो आपके प्रश्न होंगे आज या आगे भी आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर मेरे दे सकते हैं, तो मैं उनका उत्तर आपको दे सकता हूं। धन्यवाद।